आज स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी को पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बता सकता है कोई? One word has many forms. हाँ ठीक है, ये चीजें मेरी समझ में नहीं आती विक्की। वन वर्ड हैज मैनी फॉर्म्स, दैट्स फाइन। ये चीजें हैं आपकी थ्योरेटिकल, जो आप पढ़ के आए हो। कुछ अपने से बताओ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी लैंग्वेज बोलो, लेकिन अपने से बताओ तुमने क्या समझा है इससे और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखो मेरा बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, आपने मेरी क्लासेस देखी है। मेरी क्लासेस में ये चीज होती है कि क्या चीज क्या होती है, इसे समझो और इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये चीज समझो, न कि उसे बुक की नॉलेज उठा के ले आओ। अब डेफिनेशन रटी कि वन वर्ड हैज मैनी फॉर्म, चलो बताओ कैसे होता है, जावा में कैसे होता है, बताइए विक्की जी। ये ऐसे होता है कि जब हम कुछ भी मेथड लिखते हैं हम्म, किसी क्लास के अंदर, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हम्म, तो जब हम उसे क्लास के अंदर एक मेथड लिखा, हमने सपोज, अब हमने उसी मेथड को सेम उसी क्लास के अंदर दोबारा से लिख दिया, लेकिन वहां पर हमारा मेथड सिग्नेचर थोड़ा चेंज हो गया, जैसे कि मेथड का नाम देखो और पैरामीटर में डिफरेंस हो ये गया। ये कुछ ये कह रहा है कि इसमें ना दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है, बताओ, बोलो जी। पॉलीमॉर्फिज्म रन कितने टाइम होते हैं? बोलो जी। नंबर एक, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम लिख दूं पहले? हाँ सर, कंपाइल टाइम दीजिए। कंपाइल टाइम एंड दूसरा क्या होता है? रन रन टाइम। टाइम। इनसे कोई क्या समझता है? बताओ इनसे क्या समझते हो? कंपाइल टाइम क्या है और आपका रन टाइम क्या है? आप ये समझो कि कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ। जैसे जो कंपाइल टाइम, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा हो उसी टाइम जो हमारा ये मतलब देखो मतलब मैं बहुत क्लियर हूं अपने स्टैंड पे। Sir, overriding and overloading and overriding. ठीक है, मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि कंपाइल टाइम आपकी ओवरलोड होता है, ठीक है, और आपका ये ओवरराइडिंग होता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है अभी भी कि रन टाइम और कंपाइल टाइम से क्या समझते हो? भैया कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंपाइलर होता है। कैसे होगा रेस्पॉन्सिबल? सवाल अभी भी यहाँ एज पर इट इज है। आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक ऐसे ऐसे कि वो आएगा, कंपाइलर आएगा उठ के विक्की के घर से और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं कंपाइलर हूं, मैं कंपाइल टाइम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। सब तो, नहीं, इसमें सर अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सर हाँ जी बताओ। सर कंपाइल टाइम तो जब होता है जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना, जावा सी लिखते हैं ना, और उसके बाद जावा टेस्ट डॉट जावा, तो उस टाइम पे कंपाइल होता है प्रोग्राम। देखो इसने थोड़ा सा रिलेट किया है बात को। इसने कहा है कि कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल कब करते हैं? देखो अगर मेरे पास सपोज एक क्लास है, तो मैं क्या लिखूंगा? कमांड मैं लिखूंगा जावा सी, और क्लास का नाम मान लिया टेस्ट है, टेस्ट डॉट जावा, ये चीज लिखता हूं, हाँ या ना? आउटपुट क्या आती है? इसके बाद आउटपुट क्या आती है, बोलो, होता क्या है बेसिकली? सर ये बाइट कोड जनरेट होता है भैया। बाइट कोड जनरेट होता है। तो जो बाइट कोड जनरेट होता है, अगर आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तुम्हें समझ आए ना आए तो, बाइट कोड जनरेट होता है, दैट मीन्स आपकी डॉट क्लास फाइल बनती है। तो जब डॉट क्लास फाइल बनती है तो इसे कहते हैं कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब है जावा क्लास को कंपाइल करता है और कंपाइल करके आपकी क्लास फाइल बनाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे चेक करता है ये चीजें, जब कंपाइल करता है जब चेक करेगा, जिसे कहते हैं ओवरलोडिंग। रन टाइम का मतलब है अब ये कंपाइल टाइम नहीं चेक करता, जब आप लिखोगे जावा और प्रोग्राम को रन करोगे, टेस्ट टेस्ट लिखोगे, अब ये रन हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोड कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ रही है? ये कोड कंपाइल है और ये क्या हो रहा है, कोड ये रन हो रहा है। क्या हो रहा है? रन क्लास फाइल। इसमें क्लास फाइल रन होती है, न कि आपकी जावा क्लास। और ये कोड कंपाइल हो रहा है, कौन सा हो रहा है? कोड कंपाइल जावा क्लास। यहाँ पे जावा जावा फाइल आपकी कंपाइल हो रही है। ध्यान दो, दोनों बातों में अंतर है, ये क्लास फाइल हो रही है। तो इस चीजों में क्या होगा आपका ध्यान, अगर तुम्हें समझ में आती हो, तो यहाँ पे जावा सी जैसे ही लिखोगे तो कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम। अब समझ लो कंपाइल टाइम क्या होता है।
और बाइट कोड जब बनेगा तब चेक होगा ये। और अब बाइट कोड बनते समय चेक नहीं करेगा ओवरराइडिंग, चाहे हो या ना हो। ये चेक कब करेगा? ये चेक करेगा आपकी कब करेगा? जब प्रोग्राम रन करेगा। रन में ही एरर आएगी, आपकी तब नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड द रन टाइम। समझ में आई? हाँ या ना बोलो पहले यहां तक। यस और नो? जी जी जी। Yes, sir. मैंने अभी तक आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम बताया। कंपाइल टाइम का मतलब है जब हम जावा कोड को बाइट कोड या क्लास में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कंपाइल टाइम। रन टाइम का मतलब होता है जब इस बाइट कोड को रन एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आएगी, दैट इज कॉल्ड द रन टाइम। अब रन टाइम और कंपाइल टाइम में अंतर समझिए। अब इसे इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? ये इसने कहा कि एक भी वर्ड, पोली मैंने होता है मैनी, फिज मैंने होता है फॉर्म। तो मैनी फॉर्म इसने बना, वन वर्ड हैज मैनी फॉर्म। ये तो पता है, डेफिनेशन है इसकी, यही है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वन वर्ड हैज मैनी फॉर्म। ये तो समझ में आती है। पर अब इसे समझते हैं कि कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग कैसे होती है और ओवरराइडिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक सवाल हमेशा आता है, आजकल जब भी आप इंटरव्यू देते हो या कंपनी चेंज करते हो तो वो लोग ना आजकल रिटन टेस्ट लेने लगे हैं, और रिटन टेस्ट लेते हैं मोस्ट प्रोबब्ली हैकर रैंक और अनदर वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पोर्टल पे लेते हैं। आपको पता है ये चीजें? और इस चीजों में क्या होता है, जब वो हैकर रैंक पे लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी रखते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग भी रखते हैं। तो हमेशा ये सवाल जरूर आता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चलो एक बार समझ लो अच्छे से और समझ के करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और आज पढ़ता हूँ मैं आपका न्यू, और मैं यहाँ पैकेज बना देता हूँ ओप्स डॉट ओवरलोडिंग बना दूं। आज ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। सॉरी, आई पुट इट डबल डॉट्स ओवर हियर। तो ओवरलोडिंग का क्या होता है? देखो ओवरलोडिंग क्या होता है, आप ना एक ही क्लास में, अब यहाँ पे क्लास बना दो कोई भी। क्लास का नाम क्या रखूं? क्लास का नाम रख दूं मैं एरिया कैलकुलेटर, एरिया कैलकुलेट, एरिया कैलकुलेट। मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे। अब समझो ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है। आपने मेथड, देखो मैंने मेथड पढ़ाए हुए हैं, अगर समझ में आए। एक मेथड लिखने के लिए 4 तरीके चाहिए होते हैं। मान लिया मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो? मैं फंक्शन लिख रहा हूं, सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, इंट, क्या फंक्शन का क्या नाम लिखूं? एरिया, और यहाँ पे क्या लिखूं? इंट पैरामीटर। हाँ, लेंथ लिख दे, कोमा इंट विड्थ लिख दे। ये समझ में आ रही है? और यहाँ पे यह हम बेसिक हैं जी, आ रही है। ओके। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इंट लिख दें, इंट एक वैल्यू ले दें एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, विड्थ ली हुई है, सॉरी विड्थ। और इसको हम क्या कर दें? रिटर्न कर दें। इसको हमने रिटर्न कर दिया एरिया को। ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे एक एरिया फंक्शन है, और ये एरिया वैल्यू कह दो इसे, एरिया और अच्छा लगेगा तुम्हें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये एरिया वैल्यू है, एरिया वैल्यू में ये आया और इसने एरिया निकाला। अब ये कौन सा मेथड है? ये किसका एरिया निकाल रहा है? सपोज बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एरिया ऑफ निकालता हूं आप स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूं। तो स्क्वायर के लिए मैं क्या करता हूं, इंटीजर एक, केवल इंट साइड लेता हूं। एक स्क्वायर की एक साइड ही काफी है मेरे लिए, क्या दोनों साइड चाहिए होती है स्क्वायर में? नहीं, उसके लिए यही बराबर होती है, एक ही साइड काफी है, एक ही साइड है। साइड बाय साइड टू साइड। क्या करूं अगर आपको, अगर समझ में आए, अगर मैं करूं साइड इंटू 4 कर दूं, क्या साइड इंटू साइड करूं? इसका मतलब तुम्हें एरिया भी नहीं आता। थर्ड इंटू फोर। हाँ, साइड इंटू साइड कर दूं या साइड का स्क्वायर कर दूं, एक ही बात होती है। ये एरिया निकल जाएगा। और एरिया किसका निकल गया ये बोलो?
भाई सो रहे हो क्या? ये तो बेसिक चीज है। स्क्वायर अब मुझे एरिया ऑफ निकालना है। सपोज मुझे एरिया निकालना है सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल में मैं रेडियस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? और इंटीजर नहीं ले रहा हूं मैं, डबल ले रहा हूं। डबल रेडियस। और एरिया बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई का मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.14 इंटू रेडियस रेडियस इंटू रेडियस। हो गया। और इसमें डबल ही वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी क्योंकि डबल निकलता है एक्चुअली, इसमें ना डबल निकलेगा। ठीक है, डबल निकला और डबल ही वैल्यू वापिस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम ये चीज समझ में आई? यस और नो? इसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ओवरलोडिंग का क्या हो सकता है कि नेम ऑफ मेथड और नेम ऑफ फंक्शन वुड बी सेम। ये एरिया है, ये सारा में एरिया ही रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न टाइप पे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर होगा या डबल होगा, रिटर्न टाइप डजंट मैटर इन फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। रिटर्न टाइप डजंट मैटर, कभी भी मैटर नहीं करता रिटर्न टाइप कुछ भी हो, केवल नेम ऑफ मेथड जो है वो सेम होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर। दो हो सकते हैं, कहीं पे एक हो सकता है और कहीं पे तीन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं और टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ध्यान दें, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर में भी डिफरेंट। सो इफ यू आर यूजिंग द सेम नेम in the more than two methods having the different number of parameter or the type of parameter, that is called a function or method overloading. It should be implemented in a single class. एक ही क्लास में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, दो क्लास में नहीं। इसे क्या कहते हैं हम? मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए ध्यान समझो, अभी मेन कॉन्सेप्ट पे भी आ रहा हूं। ये चीज आप नंबर ऑफ, ये तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं और इनका टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे अभी मैंने ये ले लिया, अभी मैं अगर मैं एक मेथड ओवरलोडिंग लिखूं और मेथड ओवरलोडिंग के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे ये चीज और ये एरर देगा। अगर आपने सेम रख दिया, देखो एरर है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपने गलत दे दी ये चीजें। ओवरलोडिंग में गलत चीज है। अगर आप यहाँ पे डबल कर दोगे ना, एक को या फ्लोट कर दोगे ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लोट लेते ही चल जाएगा। क्यों? ये तो एरर इसलिए आ गई क्योंकि हमने फ्लोट में ना, ये यहाँ पे फ्लोट रिटर्न कर दो और यहाँ पे फ्लोट लिख दो। देखो, फ्लोट लिया, एक इंट ले लिया, मेरा चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों को फ्लोट कर दो तो भी चल जाएगा। तो मेन चीज ये है कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दो, दो तीन एक कर दो। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल लिया है, देखो यहाँ पे भी सिंगल लिया है, लेकिन यहाँ पे इंट लिया है और यहाँ पे डबल लिया है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। या नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दो, या तो टाइप बदल दो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दो, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग। चलो जी, अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं और काम करते हैं। अब मेन टेस्ट इसमें आते हैं, यहाँ पे मेन क्लास में, और मेन क्लास में ये सारा कोड हम कमेंट कर देते हैं अभी के टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे मेन दूसरी क्लास बना लेते हैं हम सपोज, और इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके नई क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे के हम इसके अंदर ही बना लेते हैं पेस्ट, और इसका नाम रख देते हैं मेन ओवरलोडिंग टेस्ट। मेन ओवरलोडिंग टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए और आने के बाद मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया, ये मुझे चाहिए ही नहीं। मेन मेथड आया तो मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? बताओ आप, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए मुझे? एरिया कैलकुलेट का बनाना चाहिए, हाँ या ना? जी। एरिया कैलकुलेट इक्वल्स टू एरिया कैलकुलेट इक्वल्स टू न्यू। ये सिंटेक्स ऐसे है आपको, ऐसे नहीं कि जो मैं बना रहा हूं, देखो लैंग्वेज वही रखनी है, न्यू एरिया कैलकुलेट। ये बन गया जी। अब हमने क्या किया? एरिया कैलकुलेट डॉट एरिया, हमने एरिया किया। अब मैंने यहाँ पे 10 भेजा, बताओ किसका एरिया निकलेगा?
स्क्वायर करो। कैसे बता दूं मैं? सर ये एक ही पैरामीटर पास किया है, वो भी इंटीजर। समझ में आ रही है बात? तो तो ये अपने आप चेक कर लेगा। अच्छा, कौन सा निकालना है? तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है जी। अब देखो मैंने, सॉरी, अब मैंने क्या किया, अब दूसरा मैंने कोई कंट्रोल सी किया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज की, मैंने यहाँ पे किया मैंने आपका 20,30 किसका एरिया निकलेगा? सर रेक्टेंगल का। आप कुछ समझ रहे हो? कुछ हिंट दे रहा है ये आपको? यस सर। क्या दे रहा है हिंट? यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट, मैंने लिख दिया सपोज 10.25। देखो ध्यान दो, अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज लिख रही है, इसे इसके इस 10 के बराबर में लेफ्ट में क्या लिख रहा है? साइड। इसका मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब आर्गुमेंट बता रहा है यहाँ पे आपको पहले ही कि ये साइड वाला कॉल कर रहा है, जिसमें साइड है वो साइड ले रहा है। इसमें क्या ले रहा है? लेंथ और विड्थ। और इसमें क्या ले रहा है? आपकी रेडियस। अब आप रन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी यही यही चीज कॉल हो रही है। समझ में आ रही है चीजें नहीं? अब रन करते हैं और रन करते हैं, रन कर दें और रन करके चेक करो। ये 100 आएगा, ये आपका 600 आएगा, और ये इतना निकला। निकल गया? एरर है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सही है। नो सर। एक चीज और, एक टाइप प्रमोशन होता है। टाइप प्रमोशन क्या कहते हैं कि जो इंटीजर टाइप की क्लास होती है ना, सबसे छोटी क्लास होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। बाइट के बाद आता है आपका इंट। इंट से बड़ा होता है लॉन्ग। तो ऐसे ही सबसे पहले होता है फ्लोट। फ्लोट के बाद आता है डबल। मतलब ये क्या चीज है जो मैं बता रहा हूँ? ये चीज है कि सबसे छोटा, जैसे इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है 10, 1 2 3 4 5, ऐसे जो हम कंप्लीट नंबर लिखते हैं वो इंटीजर है। इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर आपका क्या होता है? लॉन्ग। तो इंटीजर में अगर वैल्यू डालूं तो ये क्या देता है? सबसे सबसे पहले देखो, ये जो है ना आपका मैक्सिमम इंटीजर की शायद 32,768 कुछ कहते हैं, मतलब अराउंड होता है ये आपका 32,768 समथिंग वैल्यू होती है मैक्सिमम। इससे ज्यादा दोगे ना तो ये उल्टी सीधी कैलकुलेट कर देगा। कैसे? इस चीज को समझो आप। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दे दिया आपका, मैंने आपको यहाँ पे दिया 10,000 और यहाँ पे दिया मैंने आपको 20,000। आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? भाई 20 के आगे 8 जीरो आनी चाहिए, 4 ये और 4 ये, या नहीं? अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ क्या आता है। कितनी जीरो आई इसमें? इसने ले लिया यहाँ पे, इंटीजर सही प्रिंट कर रहा है। ये क्या करता है आपका ना, यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ा दी मुझे लगता है जावा 11 में। ठीक, ये देखो। हाँ, अब देखो, अब कितनी जीरो आनी चाहिए थी? अब मान लिया कुछ भी आना चाहिए था, मान लिया ये आनी चाहिए थी 3 और 3 6 आनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी थी? 3 और 3 6, तो 12 जीरो आती, लेकिन इसने माइनस में कैलकुलेट कर दिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना। जी हाँ हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये अब इसकी रेंज से बाहर चली गई। किसकी रेंज से बाहर चली गई? इंटीजर के। इंटीजर की रेंज से बाहर चली गई। इसने कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, उल्टा सीधा वैल्यू दे देगा। तो अगर मैं इस चीज को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूं तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है कुछ कम, इसमें कुछ कम स्टोर होता है, इसमें कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, और इसमें सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही फ्लोट में कुछ कम होता है, डबल में कुछ ज्यादा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो, जैसे कि कोई मैं दूध लेने जा रहा हूँ और एक मेरे पास डब्बा 2 लीटर का है और एक डब्बा मेरे पास 5 लीटर का है। ठीक है, तो 2 लीटर वाले में 2 लीटर दूध आएगा, 5 वाले में 5 आएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि क्वांटिटी चेंज हो रही है, बाकी आ दूध ही रहा है। तो सेम चीज इसमें कुछ छोटी वैल्यू आती है, इसमें कुछ थोड़ी सी बड़ी आती है, और इसमें और ज्यादा बड़ी आती है। तो ये क्या करता है, जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो था टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन का ये है कि सपोज आपने इंटीजर पास किया और आपके मेथड में लॉन्ग है, बड़े वाला है, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप लॉन्ग ले लेगा। जैसे कि एग्जांपल समझो,
अभी मैं यहाँ पे सपोज आपका 20 और 30 पास करता हूं, ठीक है जी। जब मैंने 20 30 किए तो 20 30 क्या है, ये है इंटीजर। कौन सा मेथड कॉल होगा आपके हिसाब से, बताओ। आपका मेथड होना चाहिए, कौन सा कॉल होना चाहिए? रेक्टेंगल रेक्टेंगल वाला। कहाँ पे रेक्टेंगल वाला? ये वाला। सब लेकिन ऊपर। अगर मैं इसे लॉन्ग कर देता हूं, अगर मैंने लॉन्ग कर दिया और यहां पे भी लॉन्ग कर दिया, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे रिटर्न भी लॉन्ग ही कर दिया, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग हो गया, ये लो, और लॉन्ग रिटर्न कर दिया। तो अब ये देखो, यहां पे समझो, ये मैं यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू ले रहा है और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूं इंटीजर। लॉन्ग अगर वैल्यू पास करनी होती तो एल लगाते हैं यहाँ पे, बाद में ये चीज लॉन्ग होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूं इंटीजर पास। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? इंटीजर। तो ये कैलकुलेट कर लेगा, ये चेक करेगा कि इंटीजर है। अगर ये चेक करेगा इंटीजर है तो ठीक, और नहीं तो बड़े वाले टाइप में चेक करेगा। बड़े वाला टाइप कौन सा है? लॉन्ग। लॉन्ग मिला, हाँ जी, एक्सेप्ट करके वैल्यू दे देगा। देखो, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूं और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लॉन्ग, समझो, विद लॉन्ग। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने इंट कर दिया। क्या कर दिया? इंट। और यहाँ पे भी ये आएगा सवाल जो मैं करा रहा हूँ, जरूर ये 100% आएगा आपका। मतलब आप ये मत कहना कि नहीं आया, ये चीजें बताई नहीं थी। देखो, मैंने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे इंट लिखा, इंट रिटर्न कर दिया, ठीक। अब ध्यान दो, ये है विद इंट। अब इंटीजर वाला मेथड यहाँ पे है, और यहाँ पे एक चीज और लिख दो आप, यहाँ पे आप थोड़ा बेटर रहेगा, यहाँ पे आप एसओपी कर दो, इंट मेथड कॉल्ड। जस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इंट मेथड कॉल, और यहाँ पे लगाता हूं मैं लॉन्ग मेथड कॉल, ठीक है जी। आपको समझने के लिए आपको पता लग जाएगा कि लॉन्ग हुआ है या इंट हुआ है, बस ये चीज मैंने इसलिए लगाई है कि ये होगा तो लॉन्ग आएगा और ये होगा तो इंट आएगा आउटपुट। अब मेरे पास इंटीजर वाला है यहाँ पे, तो अगर इंटीजर वाला मैच करेगा, मैं यहां से क्या पास कर रहा हूं, ध्यान दो, मैं यहां से पास कर रहा हूं इंट, तो कौन सा कॉल होगा? बोलो कौन सा कॉल होगा? इंट वाला। देखो इंट वाला क्यों कॉल होगा, देखो यहां ध्यान से, इंट वाला, इंट मेथड कॉल, क्योंकि इंटीजर उसे मिल गया। और आपने अगर यहाँ पे एल लगा दिया, एल और एल, अब कौन सा कॉल होगा? लॉन्ग वाला, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू पास कर रहे हो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अब आपने लगाया तो ये देखो लॉन्ग मेथड कॉल, क्योंकि आपने यहाँ पे दो लॉन्ग वैल्यू पास की। जब लॉन्ग वैल्यू पास करते हैं तो एल लगाते हैं बाद में। अब ये मैंने लॉन्ग पास कर रहा हूं तो लॉन्ग कॉल हो रहा है, इंट पास कर रहा हूं इंट। अब मैंने ये इंट यहाँ कमेंट कर दिया, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ये वाला मेथड हमारा है ही नहीं। अब कौन सा मेथड रह गया? ओनली रह गया लॉन्ग। अगर मैं लॉन्ग पास करूंगा, ध्यान दो यहाँ पे, अगर लॉन्ग पास करूंगा तो भी लॉन्ग कॉल होगा, हो गया। और मैं देखो लॉन्ग, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पास करूंगा तो ये चेक करेगा इंट है नहीं है, तो इंट से बड़े वाला टाइप है, हाँ जी लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग को कॉल कर लेगा। इसे बोलते हैं टाइप प्रमोशन। देखो अभी ये रन हुआ और लॉन्ग मेथड कॉल कर दिया। समझ में आया, हाँ या ना बोलो? जी ये चीज हमेशा आती है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप मुझे आंसर देना। अब मैंने एक मेथड लिखा, टाइप प्रमोशन का मतलब है पैरामीटर। ओके, मैं यहाँ पे अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे डबल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट पास कर देता हूं, फ्लोट का मतलब होता है एफ, तो भी ये डबल कॉल होगा। देखो, तो भी डबल वाला ही कॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बताओ क्यों होगा, रीजन बताओ। क्योंकि फ्लोट से बड़ा डबल होता है। ये देखो, हो गया, हाँ या ना? लेकिन अगर तुमने यहां पे फ्लोट वाला मेथड बना दिया तो फिर फ्लोट ही कॉल होगा। ये समझ में आ रही है बात? लिख के दिखाऊं या नहीं? यस सर। जरूरत है लिखने की? नहीं समझ गया सर। समझ गए? ठीक है, समझ गए तो जी। करते हैं बात। अब मुझे एक चीज बताओ, टाइप प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये पैरामीटर पास कर रहा हूं, ये वाला,
ये वाला अगर उस पैरामीटर पे जहां मेथड कॉल हो रहा है उससे बड़ा है तो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा है तो नहीं लेगा। ठीक, मेन चीज इसे टाइप प्रमोशन कहते हैं। टाइप प्रमोशन का मतलब होता है बड़े टाइप में चला जाना, छोटे वाली वैल्यू। जैसे 5 लीटर का डब्बा लेके जाओ और कहो कि 2 लीटर दूध दे दो, तो वो कहेगा हाँ जी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 लीटर में 5 लीटर नहीं ला सकते आप, ठीक है। छोटे में बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते, बड़े में डाल सकते हो, तो इसे टाइप प्रमोशन कहते हैं। छोटी वैल्यू को बड़े वेरिएबल में डालना, दैट इज कॉल्ड द टाइप प्रमोशन। अब मैं बात करता हूं कि ये वाली बात, अब मेरी समझ में ये चीज आ रही है कि मैंने इंटीजर पास किया और मेरे यहाँ जो ये वाली क्लास है, इस क्लास में एक चीज है, मैं इसे अभी आपको हटाता हूं और इस वाले चीज में मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा और यहाँ पे इंट लिखा। देखो मेरे पास ये मेथड है, अभी मैं इसे कमेंट करता हूं, ये कॉल होगा नहीं होगा, देखो यहाँ पे लॉन्ग है और ये इंट है, कॉल होगा नहीं होगा, हाँ या ना? हो जाएगा। होगा होगा सर। क्यों? एरर नहीं देगा? बच्चे कह रहे हैं नहीं देगा। हाँ जी, लॉन्ग मेथड कॉल हो गया और वैल्यू 600 आ गई, तो मुझे समझ में आ गया कॉल हो गया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ कोड को और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग और मैं यहाँ पे, अब बताओ कौन सा कॉल होगा? कौन सा कॉल होगा? हाँ सर कंपाइल चेक करेगा सर कौन सा कॉल होगा। आप बताओ कौन सा अरे call भाई, होगा? लॉन्ग कॉल भैया एरर देगा भैया। एरर देगा, ये किसने बताया? पुल। है विपुल। अच्छा कौन सी एरर देगा? कंपाइल टाइम, रन टाइम? ये कंपाइल टाइम एरर देगा क्यों? क्योंकि हमें एक वैल्यू लॉन्ग लेनी पड़ेगी, कोई भी पहला पैरामीटर लॉन्ग लेना पड़ेगा या दूसरा। देखो दो चीज होती है, पहले ना, अब ना तुम थोड़ा समझा करो, मैं तुमसे ना इंडस्ट्री लेवल में बात करता हूँ, तुम बात करते हो स्टूडेंट बात में। देखो मैं जो पूछता हूँ समझो, पहली बात मैंने क्या पूछा है उसका जवाब दिया करो। आप, मैंने पूछा है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आप बताते हो सर एब्स्ट्रैक्शन ना हमने एनकैप्सुलेशन में ऐसा किया था, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा किया था और हमने ना डेटा हैंडलिंग में ऐसे किया। मैं पूछ रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन, आप जा रहे हो दूसरी चीज। सबसे पहले मैंने पूछा कि ये एरर देगा, आपने कहा हाँ जी देगा। अब मैंने पूछा कंपाइल टाइम देगा, रन टाइम, आपने बोला कंपाइल टाइम। आई एम हैप्पी टिल नाउ, मैं यहां तक बहुत खुश हूं, आपने जवाब दिए। इसके बाद मैंने पूछा क्यों देगा, आपने कहा सर इसमें ना हमें ये करना पड़ेगा। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया विपुल, कि हमें क्या करना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एरर क्यों देगा, सवाल ये है, इस सवाल का जवाब दो, न कि सॉल्यूशन की हम इसमें लॉन्ग लिख देंगे, हम इसमें इंट लिख देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन छोड़ दो, प्रॉब्लम समझो। कि पहले सबसे पहले समझो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हो, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो आपको बेटर होगा, आप ना जिंदगी में मजे करोगे। फिर समझ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चीज में। तो अब मुझे सवाल ये है कि इसे अगर ये एरर देगा तो क्यों देगा? टाइप ऑफ पैरामीटर्स इसका जो राइट वे में नहीं है, तो ये एरर इसलिए देगा, एरर इसलिए देगा, जो पैरामीटर है वे सेम है सर। तो सेम से क्या फर्क पड़ता है समझो। एरर इसलिए देगा, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है कि सेम पैरामीटर आपको दोबारा नहीं आ सकते। सेम पैरामीटर का मेथड ओवरलोडिंग क्या कहती है कि अगर ये इंट है तो इंट दोबारा नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूं ना तो एरर दे देगा इमीडिएटली। देखो इंट लिखा तो इसने एरर दे दी, तो यहाँ पे मैं डबल लिखूंगा चलेगा। तो आपको ना ये चीजें चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई हमें, अगर मैं यहां पे इसे हटा दूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं अभी, तो भी मेरी ये क्लास ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एरर नहीं देगा। ये कोई एरर क्यों नहीं देगा, सबसे पहले इस चीज को समझो। यहां पहले में लॉन्ग पास करना है, दूसरे में इंट। अगर मैं यहां पे जाके पहले में लॉन्ग पास कर देता हूं, पहले में लॉन्ग पास कर देता हूं एल और दूसरे में इंट पास कर देता हूं, तो मेरा फंक्शन कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा? पहले वाला। देखो पहला लॉन्ग, यहां पे जाओ, पहला लॉन्ग ये रहा
और दूसरा इंट ये रहा, तो लॉन्ग वाला मेथड कॉल हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। मैंने रन किया और ये देखो लॉन्ग वाला मेथड कॉल हो गया। मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर देता हूं और दूसरे में एल पास कर देता हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मेरे दोनों मेथड कॉल होंगे, कोई एरर है ही नहीं एक्चुअली प्रोग्राम में। प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैंने यहां लिख दिया रन और रन किया तो इंट वाला कॉल होगा, दूसरे वाला इंट मेथड कॉल हो गया। मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर रहा हूं, यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूं, और इसे बोलते हैं आपकी ओवरलोडिंग। बस पैरामीटर के टाइप चेंज किए, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, यहाँ पे इंट, यहाँ पे इंट, यहाँ पे लॉन्ग। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों इंट पास किए, दोनों इंट पास करने का मतलब है ये है टाइप प्रमोशन। पहले वाला ढूंढेगा इंट, ठीक है जी, और दूसरे वाला ढूंढेगा इंट। दोनों इंटीजर मिलने चाहिए, तो ये गया यहाँ पे, दोनों इंटीजर है नहीं। अब ढूंढेगा टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन का मतलब है बड़े वाला। तो पहला ही ढूंढेगा लॉन्ग, हाँ जी आ जाऊंगा मैं, मेरी लेंथ 20 है, मैं इसमें आ जाऊंगा। इंटीजर, मेरा इंटीजर है विड्थ, ओके मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला कह रहा है, ये जब कॉल कर रहा है, ध्यान से समझो, ये जब कॉल कर रहा है ये कह रहा है मैं कॉल कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इंटीजर है, मेरे पास इंटीजर है, वहां से दोनों वैल्यू इंटीजर आ रही है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं इंटीजर लॉन्ग में ले लूंगा, और इसने कहा इंटीजर, मैं इंटीजर हुई, मैंने कहा मैं कॉल हूंगा। इस वाले मेथड ने कहा मैं कॉल हूंगा जब आप करोगे। अब दूसरा चेक किया, इसने कहा पहले वाला इंटीजर है, मैं तो इंटीजर हुई, एक्सेप्ट करूंगा, और दूसरे वाला लॉन्ग, मैं टाइप प्रमोशन हूं, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। तो यहां पे एम्बिग्यूटी आई। एम्बिग्यूटी क्यों आई? क्योंकि आपने दोनों इंटीजर पास कर दिए और दोनों मेथड ये कह रहे हैं कि मुझे भी एग्जीक्यूट करो और मुझे भी करो। इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गई। तो यहां पे समझो, जब ये कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है ये कंपाइल ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम। अभी देखो रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं इसे कॉल कर रहा हूं ना तो ये कॉल ही नहीं हो रहा है। रन टाइम का मतलब है कि मैं एग्जीक्यूट होता तब ब्रेक होता, जब मैं इसे रन करता जब फटता, तब रन टाइम है। अभी ये कंपाइल नहीं हो रहा, कोड में ही एरर है, कोड ही नहीं लिख सकता। तो मैं यहाँ पे 20 और 30 लिख ही नहीं सकता, कंपाइल टाइम एरर है। क्यों? क्योंकि ये टाइप प्रमोशन इसे कर रहा है तो पहले वाला हो रहा है, और इसे करता है तो दूसरे वाला हो रहा है और एरर दे रहा है। तो टाइप प्रमोशन के केस में या तो मैच करें या तो फिर एम्बिग्यूटी ना हो। दिस इज द मेन थिंग, और वो पूछेगा इंटरव्यू में, मैं बार बार समझा रहा हूं। यहां पे एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन है, ये मेथड कॉल हो या ये हो, और दिस इज कम अंडर द टाइप प्रमोशन। अगर आपने कॉलिंग में यहां पे एल लिख दिया तब आपने एम्बिग्यूटी हटा दी, आपने कह दिया पहला लॉन्ग और दूसरा इंटीजर, तो आपको क्लियर पता है कि पहला लॉन्ग और दूसरा इंटीजर, तो ये वाला ही कॉल होगा, एरर नहीं रहेगी कहीं भी। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। यस सर। डाउट है किसी को? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो? कहीं और तो नहीं हो? ठीक, सही है। ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको ये चीजें समझा दी, टाइप प्रमोशन क्या होता है, टाइप प्रमोशन कैसे काम करता है। टाइप प्रमोशन में एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिग्यूटी पे एक सवाल जरूर देता है। ये सवाल आपका कई जगह आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, कई जगह का मतलब है कई टेस्ट में आएगा। और इसमें आप देख लेना, अगर एम्बिग्यूटी है, अगर उसने इंटीजर पास किए हैं, दोनों दो मेथड लिखे हुए एम्बिग्यूटी है, तो आपको देख लेना है कौन सा मेथड कौन होगा। और यही फंक्शन आपकी क्या है, इसे क्या कहते हो, बोलो? फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोड। ठीक है जी, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग खत्म। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक्चुअली हमारे पास ना हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, ये वाली आपने ध्यान दिया हो। स्टूडेंट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम 3 फील्ड ले रहे थे, और तीनों फील्ड को लेकर के हम क्या कर रहे थे, इन तीनों फील्ड की वैल्यू डाल रहे थे इसमें। हम सेट कर रहे थे वैल्यू और फिर गेट कर रहे थे। यही चीज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाँ या ना? हाँ या ना? जी 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 जी। अब एक चीज कर और, रहे थे। जैसे ही मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे मैंने स्टूडेंट का ये बनाया, स्टूडेंट 1 न्यू स्टूडेंट, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो इस स्टूडेंट के अंदर फील्ड है, इस स्टूडेंट के अंदर फील्ड है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टू नेम और स्टू डेट ऑफ बर्थ, तो इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। ये कौन डालता है? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो डालता है। कैसे डालता है समझ लो आज इस चीज को। मैं यहां पे गया और यहां पे जाने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू, अब मैंने देखो यहां पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिस आउट करा दिया। कहां पे कराया? यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही मैंने क्या किया, सिस आउट कराया। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के मैंने सबसे गेट रोल नंबर, गेट नेम और गेट डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पे वैल्यू सेट करी, और सेट करने के बाद फिर यहाँ पे एक बार सिस आउट कराया। ये चीज मैंने की, ठीक है जी। और इस चीज को मैं यहाँ पे
हटा देता हूं, मान लिया मैं इसे कमेंट कर देता हूं, इसको मैं यूज नहीं कर रहा अभी। ठीक, मैं केवल ये चार चीजें यूज कर रहा हूं, और ये चारों चीजें यूज करने के लिए मैं आपको अगर डिबग मोड में चलाना है तो डिबग मोड में बेटर होता है, आप यहाँ पे जाएं और डिबग कर दें। डिबग में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अलाउ कर दो एक्सेस इसको। जेट ब्रेन चाहता है कि एक्सेस हो। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, कौन सी की होती है आपको पता है, F8, लाइन बाय लाइन। तो ये बना, प्रिंट हुआ। प्रिंट में आप कंसोल पे जाओ और चेक कर लो क्या प्रिंट हुआ। ओ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, किसकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई? नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आई? ओह ओके ओके ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसलिए आई क्योंकि हमने डेट तो डाली ही नहीं वहां पे। तो डेट को छोड़ दो अभी, डेट को हमने कस्टमाइज कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इस वाली क्लास में हमने स्टूडेंट क्लास में डेट को कस्टमाइज कर दिया, तो डेट जैसी कस्टमाइज हुई तो यहाँ पे फट गई। ठीक, अदरवाइज तो आप यहाँ पे आप सिंपल कुछ मत करो, आप यहाँ पे अभी डेट छोड़ दो, जस्ट समझने के लिए डेट छोड़ दो एक सेकंड के लिए। मैं यहाँ पे डेट छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं केवल नेम लेता हूँ, आप यहाँ पे इस डेट को छोड़ दो, केवल नेम और ये चेक करो। मैंने रन किया और आपका डिबग किया। डिबग करने के बाद क्या आता है चेक करते हैं। F8 प्रेस की, ये किया, और ये देखो यहाँ पे अब मैं कंसोल पे गया, क्या प्रिंट हुआ, 0 और नल। 0 क्या किसकी वैल्यू है, रोल नंबर की, नल किसका है, स्ट्रिंग का। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई। ठीक है जी, अब मैं F8 गया, F8 फर्दर किया, यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाला, डेट ये डाला, एज डाली, जो भी है नेम वगैरह यहाँ पे था, डिबगर यहाँ पहुंच गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आपका डेट डाली और प्रिंट कर दिया। प्रिंट होने के बाद हो गया 101 अंकुर और 25। समझ में आई चीजें? तो कुल मिला के यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, और उसे कौन करता है, उसे करता है कंस्ट्रक्टर। कौन करता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, ये जो क्लास लिखी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कैसे होता है समझ लो। अब मैं आता हूं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास पे, स्टूडेंट क्लास पे आया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लगता, पहली बात, कोई वॉइड, इंट, कोई रिटर्न टाइप नहीं लगता, इवन वॉइड भी नहीं लगाते। बस यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, जो क्लास का नाम है ना, जो क्लास का नाम है, सेम नाम से एक मेथड बना दो बस। और यहाँ पे इस मेथड को, ये मेथड बनाना होता है सेम नेम से, और कोई ये पैरामीटर नहीं ले रहा। और यहां लिख दो सिस आउट, और यहां पे लिख दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो ये क्या चीज है, अब मैंने इस क्लास के नाम से एक ये मेथड बनाया, और इसमें अगर मैं वॉइड लगा दूंगा ना, पहले देखो वॉइड लगा दिया, सिर्फ वॉइड। अभी तो वॉइड लगने के बाद ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, ये नॉर्मल मेथड हो गया, जैसे हम क्लास में बनाते हैं। ये रिटर्न टाइप हो गया, नेम ऑफ मेथड हो गया, और कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा है, तो नो रिटर्न नो रिसीव वाला टाइप हो गया, ना रिसीव है ना रिटर्न है। मेथड का नाम स्टूडेंट है। जैसे ही वही हटाया तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, बस टाइप नहीं होता उसमें। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ना कोई पैरामीटर ले रहा है, और ये आपको बेनिफिट क्या है, ये आपको कॉल नहीं करना पड़ता। कॉल नहीं करना पड़ता मीन्स, जैसे ही, अब ध्यान दो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनेगा ये न्यू कीवर्ड करते ही, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ऑटोमेटिकली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेथड होता तो ये आपको कॉल करना पड़ता। कॉल कैसे करना पड़ता, ये स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर, सेट स्टूडेंट नंबर और गेट। गेटर सेटर हमारे मेथड है, हमें कॉल करने पड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट से, और इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। देखो रन करके अभी दिखाते हैं आपको। जैसे ही डिबग करेंगे, स्टॉप एंड रीरन, तो यहाँ पे आया, अब देखो हमारा ये आया, और जैसे ही मैं F8 करूंगा, ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही कंसोल पे आ जाओ, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, हमने लिखा था ना, यहां ऑब्जेक्ट बना, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ठीक, अब ये डिफॉल्ट वैल्यू आई, इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, सेट करने के बाद ये चीज आ गई, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाहता हूं मैं मेरा कंस्ट्रक्टर एक और आई, और ये पैरामीटर ले, पैरामीटर जो मैं चाहूं, तो मैं चीजें यही डाल दूं यहाँ पे, कि ये बनाया मैंने,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और यहां पे मैंने लिख दिया कि पहला वैल्यू ले ले इंट इस टू रोल नंबर। इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे? बोलो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें पैरामीटर भी आ रहे हैं और लोकल डेट। मैंने 3 चीज यहां पे पास कर दी, ठीक। और मैंने लिखा यहां पे पैरामीटराइज। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कैसे कॉल हुआ? अब देखो, अब मैं यहां पे गया, कहां पे? मेन क्लास में। अब मेन क्लास में मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। क्या ऑब्जेक्ट बनाया? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 2, और 2 बनाने के बाद मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी। मैंने इसमें वैल्यू पास करी 102 कोमा विपुल त्यागी जी कोमा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मान लिया मैंने भेज दिया। डेट ऑफ बर्थ में मैं कैसे सेट कर रहा था? यहाँ पे लोकल डॉट नाउ, आज की तारीख भेज दी। मान लिया मैंने आज की, ये मैंने कुछ ऐसे भेज दी। विपुल त्यागी जी एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर रहे चीजें। यहाँ पे भी एरर ही देगा, ये नाम ऐसा है, ठीक है। चलो आओ देखो, अब समझो। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में कहा कि अब आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करनी, अब मैं वैल्यू जो दे रहा हूं वो सेट करो ऑब्जेक्ट बनाते समय। उसने कहा अच्छा ये वैल्यू सेट करो 102 ये और ये वैल्यू सेट करो। उसने कहा ठीक है। तो यहां कंस्ट्रक्टर गया, कंस्ट्रक्टर कहां है मेरा स्टूडेंट में? ये रहा। यहां पे वैल्यू आएंगी और ये वैल्यू किस में सेट करूंगा? मैं करूंगा यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर में ये सेट हो जाए। जो रोल नंबर आए वो सेट हो जाए, देखो यहाँ पे। और दिस डॉट नेम में नेम सेट हो जाए। ये मैंने समझा रखा है, किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, कि कैसे काम हो रहा है। और दिस डॉट यहां पे मैं कर देता हूं दिस डॉट आपका इस टू डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू इस टू डेट ऑफ बर्थ। ये चीजें सेट हो गई तीनों। अब मैं यहां से, जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तब 3 चीज लेके आएगा और तीनों चीज इस वैल्यू, इन वैल्यू में सेट कर देगा, ठीक है। ये तीनों चीज इसमें सेट कर देगा। इसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने यहां पे बनाया मेन क्लास में, और मेन क्लास के बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट चेक करी, क्या आउटपुट आती है, ठीक है जी। ये लो, मैं यहां गया और मैंने तो यहां मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, इनकी आउटपुट आई। फिर ये पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर बना और इनकी आउटपुट आई। अब आउटपुट बताएगा इसमें, इस वाले में क्या प्रिंट होगा? कोई बता सकता है? सेकंड वाले में क्या क्या प्रिंट होगा? एसओपी क्या प्रिंट करेगी? तुम देख रहे हो मैं क्या आप समझा रहा हूं? इसमें प्रिंट हुआ जी सर। 102, फिर विपुल त्यागी जी, और आज की डेट होगी। तो इसका मतलब अब मुझे समझ में आ गया, केवल सुमित ही सो रहा है, बाकी सब जाग रहे हैं। और सब कह दो ये आउटपुट नहीं आएगी। बोलो हाँ जी, सारे सो गए क्या? अरे भाई यहाँ पे आउटपुट आएगा, स्टूडेंट 1 है, आउटपुट आएगा ही नहीं सर। ये स्टूडेंट 1 है। स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टूडेंट 1 में तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी। अगर स्टूडेंट 2 से कॉल करोगे तब ये वैल्यू आएंगी सुमित। तब वैल्यू प्रिंट होगी सर। स्टूडेंट 1 में तो डिफॉल्ट होंगी जी जी 0 जी 0। जी 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 वो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो ये चीज जी होती जी है, ये ध्यान दो। अब मैं डिबग कर रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखना जो जो चीजें आएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 बन गया जी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बने तो आप कंसोल चेक करोगे, ये आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड, वहां पे कंस्ट्रक्टर कोड हो गया। वैल्यू F8 करते ही क्या आई? F8 करते ही 0 नल आ गई। अब स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और वैल्यू सेट कर दी, और आउटपुट क्या आई? आउटपुट आई 102 विपुल त्यागी जी 0। डेट उसने डिफॉल्ट डॉट लोकल डॉट ना 0 डाल दी होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो चेक कर लेंगे क्यों नहीं होगी उसमें। ये चीज समझ में आई आपको? यस और नो?
Yes, sir. जीरो इसलिए कर दी उसने क्योंकि इसने हमने क्या एज जो है ना वहां पे हम एज को माइनस कर रहे हैं, हमने कस्टमाइज की हुई है डेट उसकी। कस्टमाइज में उसने हमने आज की डेट डाली और आज की से ही उसने डिफरेंट करके बता दिया कि इसकी जो है एज 0 है क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ आज डाल दी। अगर मैं इसमें -25 या 60 लूँ 25 साल बताएगा। ठीक है, अब दो चीज मैंने बताई, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होता है। कहां पे? क्लास के अंदर। आपको लिखना नहीं होता। अगर मैं स्टूडेंट में जाऊं ना तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है, ये वाली चीजें, ये वाली ऑलरेडी होती है वहां पे, तुम लिखो या ना लिखो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वो दिखाई नहीं देता लेकिन इसके अंदर लिखा होता है। पैरामीटराइज आपको लिखना होता है। और एक चीज, अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हटा दिया, आपने सपोज आपने ऐसे कर दिया, जैसे ही आपने ऐसे किया, यहां ध्यान दो, अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो यहां रहा नहीं, आपने कंट्रोल एस किया, आप गए मेन में, मेन में जाते ही ये एरर आ गई। एरर क्यों आ गई? यहां पे एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, ये वाला बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था पहले से, अब आपने उसे हटा के ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब है आपने उसे हटा दिया और आपने पैरामीटराइज कर दिया। पैरामीटराइज करते के साथ ही जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे अब पैरामीटर के साथ बनेंगे, विदाउट पैरामीटर आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट पैरामीटर बनाओगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और वो आपने बाय डिफॉल्ट यहां लिखा हुआ था, वो आपने इससे रिप्लेस कर दिया। देखो, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ओवरराइडिंग। आपने ना इसे ओवरराइड कर रहे हो अपने आप यहाँ पे खुद ही। वैसे तो ओवरराइडिंग तो अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे जब बताएंगे, पर यहाँ पे मैं इसे रिप्लेसमेंट कह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ से। कैसे? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया ये वाला, तो अब मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना यहाँ जाके, तो डिफॉल्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये एरर देगा, ये वाला बन जाएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। तो होने के लिए या तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी हटाऊं, जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दूंगा तो डिफॉल्ट वाला इसके अंदर आ गया। हाँ जी, डिफॉल्ट वाला एक कंस्ट्रक्टर है, वो डिफॉल्ट वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा बट इसके अंदर है, तो ये वाला तो एरर दे देगा, ये वाला, बट ये वाला कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ओवरराइड कर दिया कंस्ट्रक्टर, इसको मैंने हटा दिया, तो फिर डिफॉल्ट वाला ये डिफॉल्ट वाले को रिप्लेस करता है। एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफॉल्ट वाले को रिप्लेस कर देगा पैरामीटराइज से। अगर डिफॉल्ट वाला बदल के इसने पैरामीटराइज कर दिया तो या तो डिफॉल्ट वाला भी लिखो और या तो फिर ना हटाओ, वो आपकी मर्जी है जैसे इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो। तो ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर हो गया, ये वाला हो गया, और यहां पे जाके देखोगे तो अब आपका मेरे हिसाब से ठीक रहेगा सारा कुछ। चलो जी, अब ये एरर दे रहा है वन, क्या कह रहा है चेक करते हैं। रिलेटेड इशू, वो तो हमने हटा दिया, यहाँ पे तो हटा तो दिया। ये क्या प्रॉब्लम है? तो सेव नहीं किया क्या? गलती होगी क्या हमसे? अच्छा, रन कर दें। ठीक चल रहा है ये तो, 0 नल पैरामीटराइज ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक है। एरर दिखा रहा है अभी भी, पता नहीं क्या दिखा रहा है। चलो देखते हैं इसे भी क्या एरर है। अभी तो ये चल रही है रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ बता रहा होगा। अब बात करते हैं, अब मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया, ये वाला और ये वाला। अगर देखो अब होता क्या है, अब मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को, तो हमारे पास ये जो आईडी है जिसे इंटेलिजेबल बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करने की फंक्शनलिटी देता है। आप जस्ट राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में यहाँ पे आता है जनरेट, ओल्ट इंसर्ट शॉर्टकट होता है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, गेटर बनाने हैं, सेटर बनाने हैं, गेटर सेटर दोनों बनाने हैं। मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, तो कंस्ट्रक्टर में पूछेगा आपको कंस्ट्रक्टर में कोई नेम फील्ड सेलेक्ट करना है या नहीं करना। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिखूंगा सेलेक्ट नन, कोई नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, हाँ या ना। और अगर मैंने Yes, sir. अगर जी बन गया। मैंने इसे डिलीट किया और मैंने कहा कि मैं यहां पे आया और अब मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने कहा जनरेट, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बनाओ और तीनों फील्ड को लेके बनाओ, तो आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो और ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे तो वो अगर 2 के साथ बनाओगे 2 के साथ बन जाएगा, 3 के साथ बनाओगे 3 के साथ बन जाएगा। जैसे ही ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया? पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तो कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर करता है वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है और कुछ नहीं करता।
जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वे जो क्लास के फील्ड्स हैं उनमें वैल्यू सेट करता है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर का रोल होता है कि देखो कंस्ट्रक्टर का क्या डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी द सेम विद द क्लास नेम, ये चीज होनी चाहिए। अगर आपने इसकी साथ ऐसी या कुछ और छेड़खानी की तो ये मेथड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। आपने इवन अगर इसके आगे वॉइड भी लगा दिया, अगर आपने यहां वॉइड लगा दिया, इसके साथ बदतमीजी कर दी, तो अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। मेन चीज ये है, ठीक है जी, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा और ये कॉल नहीं होगा चीजें। अब दूसरी बात, ये डिफॉल्ट हो सकता है, पैरामीटराइज हो सकता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, इसे कभी भी कॉल करने की जरूरत नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। ये चीज समझ में आई, हाँ या ना? डाउट बोलो बस, अगर डाउट है तो। भैया हाँ जी, ये बस समझ थी कि ये बिजली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में फायदा ही क्या होता है जब हम क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। भाई फायदा ये है ना, मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है ना, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। रोल नंबर बाय डिफॉल्ट मान लिया मेरा 1000 से स्टार्ट हो, तो मैं चाहता हूं 1000 स्टार्ट कर दूं और एक एक बढ़ाता रहूं। नेम मुझे कोई डालना है, नेम ब्लैंक ना दिखाए, नेम में बाय डिफॉल्ट डाल दे ABC, कोई नेम रहे ही रहे। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू कुछ डालना चाहता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए मेरे यहाँ। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, देखो होता क्या है, मैंने ना ये एक्चुअली मैंने तो स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा है। मैं ना सपोज एक चीज बनाता हूं, मैंने बनाया बैंक की एप्लीकेशन ली और मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड बनाया। क्या बनाया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आरबीआई कहती है कि डिफॉल्ट वैल्यू आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 7.25 होनी चाहिए मिनिमम। और अगर एक्सिस बैंक है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर ले, एसबीआई तो वो बढ़ा घटा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका ये रहे। तो डिफॉल्ट में जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यू देता हूं कुछ कि ये इतना होना चाहिए, समझ रहे हो? उसके उस पर्पज से यूज करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। और किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है जी, तो अभी हमने आज कंस्ट्रक्टर किया है, कंस्ट्रक्टर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप ना एक वेबसाइट खोले, वेबसाइट का नाम है जावा टी पॉइंट। यहां पे जाएं और लिखें जावा टी पॉइंट। ये वेबसाइट खोलें, ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं इस साइट को प्रमोट नहीं करता, लेकिन इसके कंटेंट अच्छे हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि इसे रेफर करें। यहाँ पे क्लिक करें जावा पे, तो यहाँ जावा पे आपको जावा के कंटेंट दिखाई देंगे। तो जावा क्या है ये छोड़ दे, हिस्ट्री ऑफ जावा पढ़े ना, फीचर ऑफ जावा पढ़ ले, C++ हेलो का प्रोग्राम लिखना आपको आता है, जेडीके जेआरई जेवीएम में क्या अंतर है मैंने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को देखें और इसे समझ लें अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरव्यू में आता है। व्हाट इज द जेडीके जेआरई और जेवीएम, ये आर्किटेक्ट होता है कुछ इस तरह का। मैंने वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक बार देख ले और देखने के बाद इसे थोड़ा सा समझ ले। समझने के बाद यहाँ पे आए, मेथड नेमिंग, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड ये थोड़ा क्या होता है, इनहेरिटेंस एग्रीगेशन ये कल कराएंगे, थोड़ा पढ़ के आओगे। ओवरलोडिंग पढ़ाइए आज, ओवरलोडिंग पे जाएं, ओवरलोडिंग पे यहाँ पे जाएं और ओवरलोडिंग इससे भी पढ़ें कि क्या लिख रहा है। बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल सकते हैं, बाई चेंजिंग द डेटा टाइप बदल सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग, चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एक जगह 2 है एक जगह 3 ले लिए, ओवरलोडिंग हो गई। तो ये चीजें थोड़ी सी पढ़े, ओवरलोडिंग क्या होती है, कैसे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, ये चीजें एक बार दिखे। ये मैंने पढ़ाया मेथड ओवरलोडिंग टाइप प्रमोशन, पढ़ाया ना। टाइप प्रमोशन कैसे होता है? टाइप प्रमोशन का मतलब है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ऐसे आता है। बाइट शॉर्ट में आता है, मैंने शॉर्ट छोड़ दिया, बाइट के बाद मैंने इंट ले लिया था। बाइट के बाद शॉर्ट भी होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट और डबल होता है। लॉन्ग फ्लोट में जा सकता है, इंट डबल में आ सकता है। ये प्रमोशन का मतलब क्या है? देखो, इंट फ्लोट में भी जा सकता है, इंट लॉन्ग में भी जा सकता है, इंट डबल में भी जा सकता है। लॉन्ग फ्लोट में जा सकता है, लॉन्ग डबल में जा सकता है। तो ये चीज समझे, ये टाइप प्रमोशन होता है। और इन चीजों को समझ के थोड़ा सा यहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा तैयारी करें। और किसी भी रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड यहाँ पे आपको टॉपिक पे लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें।